तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन ये भी मेरी गारंटी है कि हर कहानी में जितनी बार ऐसी कहानी आप सुनेंगे आपको सेम चीज़ें महसूस होंगी। हर बार हम लोग थोड़ा सा जागरूक होंगे, हर बार हम लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे, हर बार हम लोग अलग अलग बातें बोलेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे और हमारे ही बीच रहने वाला कोई शख्स, चूँकि ऐसी कहानियाँ कोई विदेश से तो आती नहीं है, जब हमारे ही देश में हो रही हैं तो फिर करने वाले भी हमारे आपके ही बीच के हैं। हो सकता है वो ऐसी कहानियों को सुन रखा हो पिछले साल 2 साल में, जब ऐसी कहानियाँ हो रही हो तो उसमें उसने कमेंट भी दिया हो, लेकिन आज उसके लिए उस कमेंट का कोई मतलब नहीं, उसने ऐसा काम कर दिया। आपको याद होगा ठीक 2 साल पहले यानी 2022 में एक बेहद मशहूर केस हुआ था, श्रद्धा वाकर केस। श्रद्धा जो एक लड़के से प्यार करती थी, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्याल की लड़की थी, अपने फादर का दामन छोड़ती है, अपने आशिक आफ्ताब पूनेवाला के साथ निकल जाती है। निकलने के बाद उसके साथ दर बदर भटकती रही, अलग अलग जगहों पे रहती है, कभी हरिद्वार कभी कहीं और अंत में दिल्ली में जाके शिफ्ट होती है। शिफ्ट होने के बाद कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को कोई जानकारी नहीं। परिवार वाले भी थोड़े टाइम तक नाराज़ थे, उन्होंने कहा कि भाई मतलब ख़त्म करो, लेकिन एक माँ एक बाप कितने दिन छोड़ेगा। धीरे धीरे उन्होंने कुछ खबर निकाली, इधर दोस्तों से भी कुछ पता चला, दोस्तों से बातचीत होती थी उस लड़की की, लेकिन फिर बातचीत जब बंद हुई फिर उन्होंने पता करना शुरू किया, कांटेक्ट किया, कोई जानकारी नहीं। सोशल मीडिया हैंडल जितने थे तमाम बंद पड़े थे। अंत में उन्होंने एफआईआर करा दी। जब एफआईआर करवाई तो एफआईआर करवाने के बाद एक अजीब कहानी निकल के सामने आई, और ये कहानी इंसानियत मानवता को झकझोरने वाली थी कि श्रद्धा वाकर को 35 टुकड़ों में काटा गया, सर को काट के फ्रिज में रखा गया और शरीर के बाकी अंगों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पॉलीथीन में करके महरौली के जंगल में फेंका गया, और महीनों तक ये कार्यक्रम चलता रहा। अब ये कहानी निकल के सामने आई, लोगों ने प्रतिक्रिया दी। इसके बाद फिर एक और कहानी निकल के सामने आई, सरस्वती वैद्य पुणे, जहाँ महाराष्ट्र की एक लड़की को पहले तो मारा गया, रिलेशन में उसका मामा लगता था, संतोष या फिर सुभाष ऐसे कुछ करके नाम था। मारने के बाद कुकर में उबालता था, उबालने के बाद कुत्तों को खिलाता था, एसिड तमाम चीज़ें उपयोग करता था। उसकी भी जब कहानी निकल के सामने आई लोग हैरान थे। अब ऐसी ठेका और कहानी निकल के सामने आई है। इस कहानी के भी अलग अलग पहलू हैं, अभी तक पूरी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन इन पहलुओं पे मुझे लगा कि शुरू से ही आपको जानकारी देनी आज ज़रूरी है। तो पूरी कहानी क्या है अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। बेंगलोर बेहद मशहूर शहर है, तमाम लोग नौकरी के लिए, रोजगार की तलाश के लिए, खासकर आईटी सेक्टर में जो होते हैं, शॉपिंग मॉल वाले सेक्टर में जो होते हैं, लग्जरियस चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के लिए बेंगलोर बड़ा मशहूर है। लोग जाते हैं काम करने के लिए। कहानी इसी बेंगलोर की है। दरअसल इसी बेंगलोर में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था जयराम। जयराम ठीक ठाक उनकी बिल्डिंगें थी और लोगों को किराए पे कमरे दिया करते थे। कई मंजिला उनके पास एक इमारत थी ब्याली कावल इलाके में, और वहीं से किराए पे दिया करते थे, लोग आके रहते थे। अब एक कुछ दिन पहले की बात है, लगभग बामुश्किल 1 दिन पहले की बात है, हो सकता है आप वीडियो लेट देखें तो संडे के दिन से आप जोड़ लीजिएगा, सैटरडे की बात है। सैटरडे को उनके पास अलग अलग किराएदार थे, तमाम लोग घर भी गए थे। इसी दौरान एक पड़ोसी आता है सुशीला नाम की, हालांकि ये नाम काल्पनिक नहीं है, बदला गया, थोड़ा सा चेंज किया गया है। सुशीला आती है और आने के बाद कहती है कि जयराम आपके बिल्डिंग में थोड़ी सी बदबू नहीं आ रही, आपको नहीं लगता? अब जयराम जब ये बात सुनते हैं उन्हें भी लगता है कि हाँ ये महिला बात तो ठीक कह रही है। अचानक से 2-4 और पड़ोसी आ गए, उन्होंने भी कहा कि आपकी बिल्डिंग से बदबू आ रही, खासकर जो ऊपर वाले फ्लोर हैं उनसे बहुत तेजी के साथ कुछ सड़ने की दुर्गंध आ रही है। अब ये बात जब जयराम सुनते हैं कहते हैं कि बात तो ठीक है। शुरू में उन्हें भी लग रहा था, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया कि भाई ऊपर किराएदार है, उनसे क्या जाए बोलने, किराएदार है बुरा मान जाए। लेकिन इधर जब पड़ोसियों की शिकायत हुई और तमाम लोग आके खड़े हुए गए, औरत आदमी, तो फिर ये हुआ कि चलो चल के देखते हैं। इसके बाद जयराम और बाकी लोग ऊपर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं एक बिल्डिंग है, कायदे से बिल्डिंग नहीं की थी, एक कमरा है और उस कमरे में ताला बंद है। अब ताला बंद, फिर और मन में डाउट हुआ, चूंकि ऐसी चीज़ें बार बार हो रही हैं। हिम्मत करके ताले को तोड़ा गया, दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खोला, दरवाजे के अंदर ये लोग दाखिल हुए। बदबू इतनी भयानक कि अब शायद कुछ लोग वहीं से लौट गए, दूर खड़े हो गए।
जैसे तैसे करके कुछ लोगों ने अपने ऊपर हिम्मत करी और मुंह को किसी गमछे से, किसी दुपट्टे से, साड़ी से, शर्ट से कवर किया, रुमाल से कवर किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही। तमाम घर छान मारा, कहीं कुछ मिला नहीं। इसी दौरान ये लोग देखते हैं कि जो फ्रिज है, उस फ्रिज के आसपास कीड़े नजर आ रहे हैं। उन्हें लगा कि यार कीड़े, इसका मतलब फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ इन्होंने छोड़ दी और वो चीज़ सड़ रही है, इसी वजह से बदबू है। बहुत कांपते हुए हाथों से उस फ्रिज को खोला गया। जैसे ही फ्रिज खोला गया, अंदर जो कुछ था उसे देखने के बाद तमाम लोगों की रूहें कांप गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोग चक्कर खा गए, कुछ लोगों को मानो काटो तो खून नहीं। अंदर एक कटा हुआ सर बाहर आंख खोले झांक रहा था। उस सर से नाक वाक से कीड़े निकल रहे थे। और ध्यान से देखा तो शरीर के और अलग अलग टुकड़े, कहीं हाथ पड़ा, कहीं पैर पड़ा, और ये अंग सड़ रहे थे। उसी अंग से कीड़े पड़े थे और वही अंग में जो कीड़े लगे थे, कीड़े बाद में उस रबर ट्यूब को काटते हैं जो एक पैक करने के लिए सेफ्टी पाइप का होता है। सेफ्टी किट को जब काटते हैं तो बदबू बाहर आती है। अब ये चीज जैसे ही तमाम लोग देखते हैं, बदहवास पीछे भागते हैं, फौरन भाग के पुलिस को फोन किया। पुलिस भी सुनती है, उसको भी मानो काटो को तो खून नहीं कि 32-33 टुकड़ों की एक लाश मिली है। पुलिस भी भागी भागी आई। आने के बाद फॉरेंसिक की टीम पहुंची। पहुंचने के बाद जब पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ किया तो पता चला कि लगभग 30 या 32 टुकड़ों में कटी एक लाश है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। लाश एक महिला की है और काफी पुरानी लाश है, चूंकि कीड़े पड़ चुके थे। तो फिर बड़ा सवाल यह था कि आखिर एक बिल्डिंग जिसके नीचे किराएदार रह रहा, मकान मालिक भी रह रहा, उस बिल्डिंग में लगभग 10 दिन पुरानी एक लाश, तो किसी को भनक क्यों नहीं? आखिर ये लाश है किसकी? तो यहीं से अलग अलग पहेलियां हैं। हर पहेली को आपको बताऊंगा और लाश किसकी थी ये जान लेते हैं। लगभग 20 साल पहले की बात है। एक फैमिली नेपाल में रहा करती थी, नेपाली फैमिली थी। अब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल के लोगों को रोजगार ज़्यादातर हिंदुस्तान में मिलता है, तो फैमिली बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान आती है, बेंगलोर में ही आके रहने लगती है। रहने के दौरान उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था महालक्ष्मी दास। उस टाइम छोटी थी, 9 साल की। लेकिन जब यहाँ आते हैं लगभग 20 साल वक्त गुजरता है, बिटिया बड़ी हो जाती है, शादी लायक होती है। अब ठीक ठाक थी, देखने में खूबसूरत थी। आनन फानन में उसकी फिर शादी तय करते हैं और यहीं पे हेमंत दास नाम के शख्स से उसकी शादी करवा देते हैं, जो नेलमंगला में रहता था। शादी हो गई, शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी। इसी दौरान बच्चे भी हो गए। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इधर जो फैमिली थी उसका अपना एक अलग रोजगार था, जो हेमंत दास था उसका अपना एक अलग रोजगार था। इधर महालक्ष्मी ने भी सोचा कि परिवार की कुछ मदद करूं, अपने पति के काम में हाथ बटाऊं, मैं भी कहीं काम करती हूं। लिहाजा महालक्ष्मी दास चली जाती है काम करने एक शॉपिंग मॉल में। वहाँ पे खड़ी रहती दिन भर। सुबह 9:30 बजे उसका जाना होता, रात के 10 बजे तक आ जाती। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी दौरान वो गलती होती है जो अक्सर आए दिन हो जाती है हर आदमी से, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। वही मॉल में उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है। मुलाकात आगे बढ़ी, धीरे धीरे दोस्ती हो गई। दोस्ती भी आगे बढ़ी, दोनों के बीच प्यार हो गया। अब घर में पहले से पति और बच्चे, इधर प्यार हो गया। अब जब प्यार हुआ तो फिर पति को भनक लगी, पति नाराज हुआ। अब ऐसे मामले में गलती वही साबित करता है या फिर गलत वही साबित होता है जो नाराज हो, जो डांटे, जो अपना रिश्ता बचाने के लिए लड़ाई करे। आमतौर पे वही गलत होता है। तो यहाँ भी वही हुआ। महालक्ष्मी को अपना पति गलत लगने लगा। लगने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मायके आ जाती है। अब जब मायके आती है, मायके वाले इसकी करतूत सुनते हैं तो वो भी नाराज होते हैं अच्छा खासा कि तुमने ये गलत किया, अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ तुम अफेयर में हो। लिहाजा फिर पत्नी जो महालक्ष्मी थी, जब मायके वालों ने भी कायदे की शरण नहीं दी तो उसने कहा कि अब यहाँ नहीं रहूंगी और किराए के कमरे में रहूंगी। तो लगभग 5 महीने पहले की बात है। 2 गली छोड़ के उसका मकान था, 2 गली छोड़ के उसने इसी जयराम के घर में एक किराए के कमरे पे रेंट उठा लिया और वहीं पे रहने लगी। उसके बाद 5 महीने बाद उसकी लाश मिलती है उसी के कमरे में। 165 लीटर का सिंगल डोर फ्रिज था, उसी के अंदर उसकी 32 टुकड़ों में कटी एक लाश। तब यहाँ पे कई सवाल हैं कि आखिर कत्ल किया किसने और आसपास के लोगों ने क्या देखा। क्योंकि एक लाश है और एक कत्ल हुआ है तो आसपास के लोग बहुत कुछ देखते हैं। तो जब पड़ोसियों से पूछा गया
तो पड़ोसियों ने एक थ्योरी बताई। पड़ोसियों ने कहा कि दरअसल एक आदमी था जो 9 साढ़े 9 बजे इसको लेने आता था, 10 साढ़े 10 बजे लाके छोड़ देता था। बाकी जो महालक्ष्मी थी 5 महीने पहले यहाँ सेटल हुई थी, तो ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं। इस वजह से ज़्यादा हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक आदमी था जो बुलाने आता था और छोड़ने आता था। इतनी देर में पोस्टमार्टम भी हो चुका था, तो उसकी भी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आज ही आई और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 12 तारीख को कत्ल हुआ है, 12 और 13 के बीच में। तो कायदे से आज 22 तारीख है, तो 9-10 दिन जो ये लाश घर में रही, सड़ी गली, तो कौन आया कौन नहीं आया, ये भी बड़ा सवाल है। तो फिर यहाँ पे अलग अलग थ्योरी है कातिल को लेके। पहली थ्योरी तो यही है कि एक आदमी आता था, आने के बाद जाता था और डेली का उसका रूटीन था, कभी कभार फ्लैट में भी जाता था। तो हो सकता है कि उसी से कुछ हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी ने कत्ल कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके कत्ल करने के, कि उसके साथ आखिरी मोमेंट पे वो रहती थी, उसी से कहा सुनी हो गई हो और वो मार के चला गया। और इस बात को लेके बड़ा सबूत ये है कि उस आदमी ने दोबारा आने की कोशिश नहीं की, दोबारा उसने कांटेक्ट नहीं किया, ज़्यादातर उसी से कांटेक्ट था। तो ऐसे हाल में फिर ये हुआ कि हो सकता है वही आदमी है। लेकिन अब दूसरी थ्योरी यहाँ पे ये है कि अगर उस आदमी ने कत्ल किया, उस आदमी ने मार दिया, तो जिसकी बिटिया थी, जिसके घर वाले थे, उन्होंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? 10-12 दिन से वो ऑफलाइन गई होगी, 10-12 दिन से उसने किसी से बात नहीं की। हालांकि नाराज़गी थी वो ठीक है, लेकिन आमतौर पे घर वाले नंबर सेव रखते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं चीज़ें, ऑनलाइन देखते हैं कब आई कब गई, ये चीज़ें माँ बाप करते हैं। लेकिन 10-12 दिनों से ऑनलाइन नहीं थी, 10-12 दिनों से किसी से कांटेक्ट नहीं था, 10-12 दिनों में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, स्विच ऑन हुआ नहीं, 1-2 दिन में एंड्रॉयड फ़ोन हो जाते हैं। तो ऐसे हाल में जब वो ऑनलाइन नहीं आई, ऑनलाइन नहीं आने के बाद उसका फ़ोन नहीं ऑन हुआ, तो घर वालों ने कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी कॉमन फ्रेंड ने कांटेक्ट किया होगा, और जब नहीं होगा तो उसने घर पे फ़ोन किया होगा कि वो कहाँ है। तो कहीं घर वालों का इसमें कोई हाथ तो नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है। तीसरी थ्योरी और तीसरी पहेली ये है कि हो सकता है घर वाले नाराज हों और इसी बीच पति भी नाराज था, तो मौका देख के वो आया हो और आने के बाद उसने पत्नी को मार दिया हो और मारने के बाद वहां से चला गया हो। लेकिन अब उसमें फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो मार के चला गया तो जो एक छोड़ने वाला आता था, तो इसमें भी एक लॉजिक ये बनता है कि जो छोड़ने वाला आता था, मे बी वो आया हो, आने के बाद जब उसने देखा हो कि नहीं है, क्योंकि लाश फ्रिज में थी, तो वो चला गया हो। फ़ोन पे उसने कॉल करने की कोशिश की, वो फ़ोन ना लगा हो, बाहर उसने ताला भी देखा था, तो आया होगा, आने के बाद वो चला गया होगा। अब वहाँ भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो शक की सुई चारों ओर घूम रही है। हो सकता है आसपास का ही रहने वाला कोई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से तमाम तुक्के लगा रहे हैं। हो सकता है किसी और से कुछ कहा सुनी लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन जिस हिसाब से ये क्राइम होता है कि मर्डर करना, मर्डर करने के बाद 30-32 टुकड़ों में काट देना, काटने के बाद फ्रिज में भर देना, भरने के बाद फिर लगातार इधर उधर खुद गायब हो जाना, लाश के सड़ने का इंतजार करना, और हो सकता है कुछ दिन बाद आके लाशों को ठिकाने लगाना, ये कहीं ना कहीं इस तरफ तो इशारा करते हैं कि जिसने भी मारा है उसने पूरे प्लान के तहत मारा है। जिसने भी मारा है उसके पास कत्ल करने का और लाश को ठिकाने लगाने का पूरा मौका था, क्योंकि मारना, मारने के बाद फिर टुकड़े काटना। एक और थ्योरी जो फॉरेंसिक टीम बता रही है उसके हिसाब से मरने वाले ने ज़्यादा संघर्ष नहीं किया, तो यह भी है कि धोखे से मारा गया, क्योंकि ऐसे संघर्ष के निशान घर भर में कहीं मिले नहीं। एक और थ्योरी है कि किसी ने डकैती की नीयत से न कर दिया, क्योंकि पुलिस से भाई दिमाग उसका हर तरफ जा रहा है, तो डकैती करने के लिए कम से कम घर की चीजें गायब हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो जो शक की सुई है ज़्यादातर उस आशिक या फिर वो छोड़ने और पहुंचाने वाले के ऊपर है, परिवार वालों पे भी है और पति पे भी है। लेकिन सवाल जो है वो दुनिया से है कि आखिर एक लड़की, एक महिला या फिर आदमी इतना हैवान कैसे हो सकता है कि टुकड़ों में लाश काट दे। जिसके साथ आप रहते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर साधारण आपके परिवार वाले हो, उनसे आपकी नाराजगी है तो आप उन्हें 32-32 टुकड़ों में काट देंगे। तो ये सवाल हो सकता है 1-2 दिन बाद सोशल मीडिया तमाम अलग अलग जगहों पे गूंजे, अलग अलग जगहों पे इसको लेके अब वीडियोज़ बने, आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल पे मिले। लेकिन पूरी थ्योरी, पूरी कहानी यही कहती है कि कत्ल हुआ, जहाँ तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि प्यार में ही कत्ल हुआ। और ऐसे जब कत्ल होते हैं तो फिर प्यार के नाम से लोगों का यकीदा, लोगों का विश्वास उठ जाता है कि आखिर प्यार करने की इतनी भयानक सज़ा क्यों मिलती है। तो मुझे लगा इस कहानी को आज ही आपको सुनाने देना चाहिए, ताकि आप जानते रहें कि ऐसी कुछ चीज़ें 1-2 दिन में आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिलेंगी।
तो देखते हैं क्या होता है, कौन कातिल है, कौन पकड़ा जाता है। लेकिन एक अजीब घटना थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा, या फिर आपकी क्या राय है, कौन कत्ल कर सकता है। पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।